is me Vijita Sharma. Welcome to Vijita's Vigyan, and today I am going to discuss the chapter name excretory products and its elimination, which belongs from the zoology, and this is a chapter which is from the class 11. So basically सबसे पहले you have to take this screenshot because I make some sticky notes or you can say the short notes also. So basically start this chapter or begin this chapter from the definition of excretion, that is what is excretion, how the excretion is going into the organs. So excretion is what बच्चों, the process of removal of metabolic waste from the body. As you already know कि हमारे cells के अंदर metabolic reactions proceed करती हैं और उन reactions के थ्रू हम basically metabolic waste बनाते हैं, either वो CO2 हो, water हो या कोई भी creatinine हो, doesn't matter. लेकिन majorly हम लोग जो waste form करते हैं जो कि needed है हमारी body के बाहर निकालने का, वो कौन से waste है बच्चों? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ओके, सो नाउ अमोनिया, देखो क्या लिखा है, वेस्ट वुड बी अमोनिया, यूरिक एसिड एंड द यूरिया. CO2 is also called as waste generated from the lungs, and water, creatinine basically a waste done by the muscles, and sodium, potassium and the chlorides. सेकेंड टॉपिक, डिफरेंट एनिमल्स बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन. अब अलग अलग जो भी एक्सक्रीशन के मोड्स है, बेसिकली हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज अमोनिया है, यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी से उस वेस्ट को बाहर निकालता है, कितना ज्यादा वो टॉक्सिक या फिर कितना ज्यादा उसे वाटर की नीड होती है निकालने के लिए. तो इस टेबल में हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट इज कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर बात की जाए, द ऑर्गेनिज्म हु इज गोइंग टू बी रिलीज द अमोनिया कॉल्ड एज अमोनोटैलिक एनिमल्स, द ऑर्गेनिज्म विच रिलीज द यूरिया कॉल्ड एज यूरिकोटैलिक एनिमल्स, एंड द ऑर्गेनिज्म who release or excrete the uric acid which is called as uricotalic animals. Clear? Now excretory waste, as you know, now requirement of water, lots of water किसको जरूरत होती है निकालने की? It need to be ammonia only. Ammonia is a most toxic and requirement भी इसकी क्या होती है बच्चों? बहुत ही ज्यादा होती है निकालने के लिए. Next is urea, less than the ammonia. इतना भी ज्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, कि इतना भी least नहीं चाहिए होता है, it not needed. Okay, least सबसे कौन होगा? यूरिक एसिड को निकालना. अगर बात करें टॉक्सिसिटी की, तो मोस्ट टॉक्सिक कौन है बच्चों? मोस्ट टॉक्सिक इज अमोनिया. लेस देन अमोनिया कौन सा टॉक्सिक है? यूरिया. एंड लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है? यूरिक एसिड. मोड ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं गिल्स के फंक्शन ये होते हैं कि गिल्स रेस्पिरेशन के लिए वर्कफुल है और फंक्शनल है. सो गिल्स वैसे तो रेस्पिरेशन ही करते हैं, लेकिन गिल्स ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ एक्सक्रीशन एज इन सीन इन द फिशेस. ओके, सो डिफ्यूजन प्रोसेस किया जाता है सरफेस ऑफ गिल्स में एज सीन इन द फिशेस. तो ये मोड हो गया एक तरीके से एक्सक्रीशन करने का. हमारे अंदर यानी यूरियोटैलिक एनिमल्स में क्या होता है, हम सबसे पहले अमोनिया को बनाते हैं. अमोनिया बेसिकली लीवर तक पहुंचता है और उस लीवर में ऑर्निथिन साइकिल, जैसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, उस अमोनिया को मॉडिफाइड, तो वो जो अमोनिया होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है यूरिया के अंदर. Then urea is going to be released out from the hepatic vein of a liver, and वो hepatic vein यूरिया को हार्ट तक पहुंचाती है और हार्ट पूरी की पूरी बॉडी के अंदर यूरिया को सप्लाई करता है. ओके, सो बेसिकली वो जो यूरिया ब्लड के थ्रू पहुंचेगा किडनी तक ही जाएगा. तो किडनी से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन करते हैं. पैलेट्स और पेस्ट के फॉर्म में हम यूरिक एसिड निकलता है एज इन सीन इन द सम रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स है ना, एंड टर्टल्स वगैरह में. और पेस्ट के फॉर्म में गुआनो, जिसे हम कहते हैं, गुआनो इज बेसिकली पेस्ट released from the birds. Okay, example are very very important बच्चों as a point of view need. तो देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल्स है. बोनी फिशेस, ओके, आर्थ्रोपोड्स जो कि कौन से? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, एक्वेटिक एम्फीबियंस. नेक्स्ट इज यूरिया को निकालने वाले हम यानी मैमल्स हैं, मरीन फिशेस हैं, एज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स. एक्वेटिक एम्फीबियन इज सैलमेंडर. ओके, यूरिक एसिड को निकालने के लिए हमारे पास में कुछ इंसेक्ट्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, और हमारे पास में कुछ रेप्टाइल्स और कुछ बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? नाउ दिस अनदर टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टेबल में मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिक एसिड या कोई भी ऐसा वेस्ट निकालता है. ठीक है, सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, प्रोटोजोन्स की. प्रोटोजोन्स क्या करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम जनरल बॉडी सरफेस कह सकते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं? एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज सीलियन एंड टीनोफोर्स. सीलियन एंड टीनोफोर्स अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं. प्लेटीहेल्मिन्थस फ्लेम सेल्स या इन्हें सोलेनोसाइट्स या फिर इसे प्रोटोनेफ्रिडियस भी कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एसके हेल्मिन्थ रेनेट सेल्स को यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए. एनेलिड्स नेफ्रिडियस को यूज करते हैं.
अब ऑर्थ्रोपोड बेसिकली क्या यूज करते हैं बच्चों, मैल्फिजन ट्यूब्यूल, दैट इज क्लियर। आपके आने वाले किंगडम में भी लिखा है कि एनिलिड्स मैल्फिजन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन उसकी सब कैटेगरी जैसे कि आर्किनिड्स यानी कि स्पाइडर्स की बात करें या फिर हम लोग प्राउंस की बात करें तो उनमें क्या है, यही मैल्फिजन ट्यूब्यूल थोड़े से डिफरेंट मॉडिफिकेशन से बनी हुई है। दैट इज आर्किनिड्स जिन्हें हम स्पाइडर कहते हैं, उनके अंदर कौन सी कॉक्सर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, as I wrote here, and the another which is called as prawn, उसके अंदर antennal glands and green glands present होती for excretion. That is I wrote here. Okay. Next is mollusk. Mollusk अपना excretion Cabar's cells से या Cabar's organ हम कह सकते हैं और organ of Bouguenos से करते हैं। Next is hemichordates. As we already know कि hemichordates का जो characters ये होते हैं कि वो अपना excretion किससे करते हैं, proboscis gland से करते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉर्डेट जिनमें वेल फंक्शनल किडनीज प्रेजेंट होती हैं। किडनीज 4 टाइप की हो सकती है, आर्कीनेफ्रोफोर्स, प्रोटोनेफ्रिक एंड मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। सो इट इज नॉट योर सिलेबस, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज से बना होता है बच्चों, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, देन अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, सब कुछ पेयर में है, एक ब्लैडर और यूरेथ्रा पेयर में नहीं है। इसके अलावा किडनी के कैरेक्टर फीचर्स की अगर हम बात करें तो किडनी बीन शेप की होती है, आपको दिखाई दे रही है एज आई राइट लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। ठीक है, उसके अलावा इसका वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम। ठीक है, रेड एंड ब्राउन कलर की होती है ये, इनका शेप बीन होता है। इसके अलावा इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ तो कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी अगर वेट की अगर हम लोग बात करें तो कितनी होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर एज आई राइट हियर। अब ये सिचुएटेड कहाँ होती है, आपको सभी को पता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो 5 सब बोन्स में डिवाइडेड है, सर्वाइकल, देन थोरैसिक, लंबर, सेक्रम एंड कॉकेक्स। तो जो हमारी लास्ट थोरैक्स होती है, लास्ट थोरैक्स के जस्ट नीचे वाली जो बोन होती है लंबर, उसमें 3rd नंबर वहां से इनिशिएट होती है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर बनना, बेसिकली लास्ट लंबर। ओके, so as I write here be located at the last thoracic and 3rd lumbar which is very very important बच्चों। ठीक है, राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है कंपेयर करें अगर हम इससे लेफ्ट किडनी से, और बेसिकली हमारे एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसके डॉर्सली क्या होती है, पीछे सिचुएटेड होती है क्या, किडनीज। ओके, सो क्लोज टू द डॉर्सल वॉल, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो आप फटाफट से इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए एज आई मेक दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल वंस। ठीक है, दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द रीनल वेन, जो कि हार्ट तक ब्लड लेकर के जाएगी। हम जानते हैं कि हार्ट को क्या चाहिए होता है, हार्ट बेसिकली हमारी बॉडी में पंपिंग कराता है ब्लड को। तो जो ब्लड आपका पंप होता है वो तो पंपिंग ब्लड तो किसके थ्रू जाता है, हार्ट से किडनी को जाता है। तो जो हार्ट से किडनी को ब्लड लेकर के जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन है, आर्टरी। ठीक है, मेन आर्टरी होता है, वहां से ब्लड निकला और इनर आर्टरी को गया। अब यहाँ ये बोला जा रहा है कि किडनी का फंक्शन ये कि ब्लड को फिल्टर करना। तो वेन वो ब्लड कैरी कर रही है, वेन वो ब्लड कैरी कर रही है जो कि ब्लड साफ तो है बट वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। तो नीचे से जो ब्लड आ रहा है इंफीरियर वेना केवा से, जो हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में जब स्टडी करते हैं बेसिकली, तो वो जो चीज हार्ट तक पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंचती है बच्चों, रीनल वेन आगे जाकर के सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसे ही रीनल आर्टरी है जो कि क्या करेगी, ब्लड को किडनी के अंदर नेफ्रॉन तक लेकर के आएगी, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, 2 यूरेटर्स या मतलब पेयर ऑफ यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है, 1 यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। अगर मैं इस किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का एक फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन को इमिट करती है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। नाउ इफ वी आर टेकिंग द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी, तो किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखो सबसे पहले किडनी जो है, किडनी का आउटर वाला जो पार्ट है वो क्या है, जो कैप्सूल है। कैप्सूल बाहर वाला हिस्सा हो गया जिसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं। जब भी हम किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेंगे तो हमें अंदर की तरफ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। अब स्ट्रक्चर्स को कैसे डिफाइन किया गया है समझते हैं। जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं तो बाहर वाला जो रीजन होता है इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये इसे बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स वाले हिस्से में नेफ्रॉन के मेल्फिजन बॉडी जिसे हम ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल कहते हैं, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स वाले हिस्से में। पीसीडी प्रेजेंट होता है, डीसीडी प्रेजेंट होता है।
क्लियर है? तो मेडुला वाला जो पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन का? उसमें सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे हम लोग, बट बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब बात आती है मेडुला वाले पार्ट में कुछ पिरामिड्स आपको देखने को मिलते हैं, कॉनिकल मासेस जिसे हम कहते हैं, इन्हें बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। इन पिरामिड्स के अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा। अब पिरामिड जो है वो किसमें प्रेजेंट है? छोटे छोटे फाइबर लाइक फाइन ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर में। इन फाइन ब्रांचेस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर कैलिक्सेस। इन्हें हम कहते हैं माइनर कैलिक्सेस। देखो बच्चों, अगर सिंगुलर वर्ड बोलते तो कैलिक्स बोलेंगे और अगर प्लूरल वर्ड है तो कैलिक्सेस बोलेंगे। ठीक है, माइनर कैलिक्स आपको जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये किसमें इनिशिएट होते हैं? बड़े वाले कैलिक्स में, जिसमें किसमें कंप्राइज हो जाते हैं बच्चों? मेजर कैलिक्सेस में कंप्राइज हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से। दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है वो किसमें जाकर के इनिशिएट होता है? यूरेटर में। किसके प्रेजेंस में खुलता है? रीनल पेल्विस इज गोइंग टू ओपन इनटू यूरेटर बाय द हेल्प ऑफ अ हाइलम। किसके थ्रू खुलता है बच्चों? यहाँ पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इस रीजन को हम लोग हाइलम कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, इसका एक सीक्वेंस अगर हम बनाए तो सीक्वेंस क्या कहता है? सबसे पहले एक नेफ्रॉन में छोटा सा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। इसे आप देख लीजिए, कलेक्टिंग डक्ट से 2 to 4 और 4 to 5 नेफ्रॉन जो होते हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अब तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये कह सकते हैं। या फिर अगर हम ये भी कहें कि एक नेफ्रॉन जो है वो मेडुला वाले पार्ट में भी होगा और कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी होगा, इसका मतलब तो। ठीक है, तो अब कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है? तो यूरिन को क्या करता है? कलेक्ट करता है और बेसिकली यूरेटर में भेजता है। जब भी कलेक्टिंग डक्ट क्या होंगे? कंप्राइज होंगे, जुड़ेंगे, तो आगे जाकर वो यूरेटर में ओपन होंगे। ठीक है, तो यूरेटर तक का सफर कैसा होता है वो बताती हूँ आपको। इसमें लिखा है यहाँ पर क्या होंगे? कलेक्टिंग डक्ट होगा। कलेक्टिंग डक्ट इज गोइंग टू ओपन इनटू द माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स ओपन इनटू द मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस इज ओपन इनटू द यूरेटर बाय द हेल्प ऑफ अ ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हाइलम। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। इस किडनी के अंदर आपको अच्छे से पता है कि रीनल वेन और रीनल आर्टरी दोनों ही प्रेजेंट होती है। वन थिंग विच आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन यू, दैट इज द कॉलम ऑफ बर्टीनी, जिसे हम रीनल कॉलम भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है वो इस तरीके से अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, जिसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी और रीनल कॉलम्स। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इस किडनी की हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन द 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन राइट किडनी में, लेफ्ट किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, आई रिटन हियर, इट इज कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और कैपिलरीज है बच्चों किसकी? एफरेंट एट्रियोल्स की। क्वेश्चन यहीं से बनता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि एफरेंट एट्रियोल के भी टफ्ट होते हैं? नहीं, इसमें लिखा है ग्लोमेरुलस इज बेसिकली टफ्ट ऑफ द एफरेंट एट्रियोल्स। क्लियर है? एफरेंट एट्रियोल क्या है बच्चों? ये एक, इसको ऐसे आप कर सकते हैं, आना मतलब ए और ई मतलब एग्जिट। तो जहां से ब्लड फिल्टर होकर के वापस जाता है, ये देखो आप जिस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा क्या एफरेंट एट्रियोल है, जो कि पूरा पूरा क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और पूरे नेफ्रॉन को कवर किया हुआ है। और फाइनली यू कैन सी दिस कि ये जो पूरा एफरेंट एट्रियोल है आगे जाकर किससे जुड़ता है? रीनल वेन से जुड़ा है। तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो रीनल वेन है वो ब्लड को हार्ट तक वापस से लेकर के जा रही है, या हम कह सकते हैं अदर ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? प्योर ब्लड इज गोइंग टू बी रीच इनटू एवरी सेल और टिश्यूज। दैट्स इट। क्लियर? सो एफरेंट एट्रियोल ब्लड को लगता है। इस जगह पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसके अंदर होगा, प्योर ब्लड इसके अंदर आएगा एफरेंट एट्रियोल के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इज इक्वल्स टू मेलफिजियन बॉडी। इसे हम बोलते हैं बच्चों मेलफिजियन बॉडी। दोनों को मिला देने तो मेलफिजियन बॉडी बन जाएगा। देन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की बारी आती है, जहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है आयंस का, बाइकार्बोनेट्स का, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पोटेशियम, नो पोटेशियम, पोटेशियम का सिक्रीशन होता है बेसिकली, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड सम अमोनिया, उसका तो सिक्रीशन होता है। तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। देन लूप ऑफ हेनले आ जाता है। लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ऊपर की तरफ आते हैं तो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। Then another highly coiled structure is called as distal convoluted tubule and last one is called as the collecting duct. तो अलग अलग पार्ट में नेफ्रॉन का जो अलग अलग पार्ट है उनके स्पेसिफिक फंक्शन है बच्चों। कहीं पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है,
मतलब कहीं पर किसी हार्मोन के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो कहीं पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर वाटर की परमिबिलिटी ज्यादा होती है ना, जो है कहीं पर पॉडर ब्रश एपिथेलियम ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो कहीं कम होते हैं, तो हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। तो लेट अस डिस्कस द नेफ्रॉन इन ब्रीफली। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस दो ऐसे मेजर पार्ट्स होते हैं जिससे नेफ्रॉन मिलकर के बना होता है। अब कौन कौन से टिश्यू यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले बात करें अगर हम पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली इतना ज्यादा हाईली कॉइल्ड है कि इसके अंदर बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इसलिए भी होती है क्योंकि इसकी हर एक जो लाइनिंग होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल बॉर्डर ब्रश एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। सो बेसिकली माइक्रोविलाइज की वजह से, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है बच्चों। उसके बाद में लूप ऑफ हेनले जो कि डिसेंडिंग, जो हमें पता है कि डिसेंडिंग लिंक जो है हमारा थिन फिलामेंट होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का ही बना होता है। और जैसे और हाँ, फ्रीली परमिएबल टू वाटर बेसिकली डिसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले होता है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा एसेंडिंग लिंक लूप ऑफ हेनले में, तो वो बेसिकली थिक होता जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की वजह से, एंड विच इज फ्रीली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद में जो डीसीटी आता है, डीसीटी को हम लोग कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है, बट इसके अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और लास्ट में फिल्ट्रेट किसके अंदर चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, किस तरीके से फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एब्जॉर्ब होती है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि सीक्रेट की जाती हैं और ट्यूब्यूल में आ जाती है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को। बच्चों हमारे पास में मेजरली 2 टाइप के नेफ्रॉन है। फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अनदर वन इज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर बात की जाए तो मैक्सिमम या मेजोरिटी में हमारे पास में जो प्रेजेंट होती है किडनीज के अंदर, वो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% और 15% जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होती है। इसके अंदर लूप ऑफ हेनले काफी शॉर्ट होता है, इसके अंदर लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। लूप ऑफ हेनले अगर छोटा है, दैट मीन्स वी नो दैट कि वासा रेक्टा इज आल्सो बीन शॉर्टेड, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में डिस्कस किया था, है ना, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के जस्ट नियर बाय कौन सा होता है, वासा रेक्टा, और बेसिकली इनके बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वासा रेक्टा होता है, सॉरी ये जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में डीपली एक्सटेंड नहीं होगा, इसमें डीपली एक्सटेंड नीचे तक होगा। ठीक है, वासा रेक्टा एब्सेंट और वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। नाउ द सेकंड टॉपिक विच इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन के लिए बेसिक पार्ट हमारे पास में जो कि आता है विच इज द ग्लोमेरुलस। स्टार्टिंग इनिशिएशन ग्लोमेरुलस से होगा बच्चों। सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द 3 बेसिक प्रोसेसेस विच इज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन नाम से आपको पता लग रहा होगा कि जो भी ब्लड हमारे पास है एफरेंट एट्रियोल से किसके अंदर आएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। तो ग्लोमेरुलस में कुछ प्रेशर लगने की वजह से जो भी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज या फिर प्योरिटीज होती हैं वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चली जाती है। अब आप लोग के कोर्स में बेसिकली प्रेशर्स के बारे में नहीं बताया गया है, दैट इज की ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं बताया गया है, लेकिन आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उसमें हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो कि ब्लड का किसमें होगा, ग्लोमेरुलस में। तो जितनी भी चीजें हैं वो किसमें आ जाएंगे, बोमन कैप्सूल में, बट इजीली नहीं आती है, हमें यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स की या फिर हम लेयर्स की बात कर सकते हैं, उनकी नीड होती है। ठीक है, समझते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, उस टाइप के फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 5000 ml यानी 5 लीटर्स ब्लड जो है वो बन रहा है। ठीक है, सो 5000 का अगर हम 1/5 पार्ट अगर लें तो कितना बचता है बच्चों, 1100 से 1200 ml बचता है। इतना ब्लड हम क्या कर रहे हैं, ईच किडनी में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है ऑन एवरेज 1100 to 1200 ml ब्लड जो है वो फिल्टर किया जाता है, विच इज रफली कितना, रफली 1/5 पार्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बताया था मैंने आप लोग कैसे करना होता है कि पर मिनट के हिसाब से वेंट्रिकल्स कितना ब्लड बाहर फेंकते हैं, 70 ml ईच वेंट्रिकल्स। तो 70 ml इंटू 75 या 72 करेंगे हम लोग, 72 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 75 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इतना ml ब्लड निकाल रहे हैं, और इसका 1/5 पार्ट कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है, तो वो ईच किडनी में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 लेयर्स की जरूरत है हमें फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सबसे पहले एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों, इसको अपोजिट तरीके से याद रखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एंडो, अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो एंडो मतलब अंदर की तरफ, है ना, लेकिन अंदर क्या नहीं होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, हमारे
हमारे पास में एपिथेलियल है, ऑपोजिट से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एंडो मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा, बाहर की तरफ, यानी ग्लोमेरुलस में बाहर की तरफ क्या हुआ, एंडोथेलियम, अंदर की तरफ क्या हुआ, एपिथेलियम। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ये ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बीच में एक स्पेस जैसा मेम्ब्रेन जिससे आता है, जिससे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ पर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एंड थर्ड वन जो कि सबसे अंदर होता है, ग्लोमेरुलस के भी अंदर बोमन कैप्सूल का जो पार्ट होता है, इनिशिएटेड पार्ट, उसे कहते हैं वो एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। एपिथेलियम लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल में कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट बेसिकली क्या है, एक इस तरह के सेल्स होते हैं जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं। इंट्रिकेट मैनर का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं ताकि यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस बन जाए। स्पेस बनेगा तो अननेसेसरी चीजें फिल्टर्ड नहीं होंगी, ठीक है। तो अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर और इंट्रिंसिक मैनर, और उस स्पेस को बोलेंगे सेंट्रोपोड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ब्लड सो फाइनली फिल्टर्ड बाय द मेम्ब्रेन, बड़े आसानी से ब्लड निकल जाता है और किसमें चला जाता है, बोमन कैप्सूल में, और जो है अननेसेसरी चीजें या नेसेसरी चीजें फिल्टर आउट हो जाती है ब्लड से। ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड से चीजें जा रही हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सब चीजें चली तो जा रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि बोमन कैप्सूल में नहीं जाती है। अगर आपको पता हो तो ब्लड में 3 टाइप के बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। तो एल्ब्यूमिन जो कि आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसे हम कॉमनली ऑस्मोलाइट्स भी कहते हैं। सो वो ऑस्मोलाइट जो होते हैं बच्चों, वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू पास इनटू द बोमन कैप्सूल। तो लिखा है कि सब चीजें चला जाएगा, लेकिन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट चले जाएंगे बच्चों, लेकिन ब्लड में एक चीज नहीं जाएगी एक्सेप्ट ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट मतलब प्लाज्मा प्रोटीन, आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, जीएफआर क्या होता है, और इसमें मैंने क्या रिलेशन बताया हुआ कि जीएफआर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, जीएफआर कम होगा तो बीपी भी कम होगा, ऐसा क्या रिलेशन है। सबसे पहले बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय द किडनी पर मिनट, किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही है पर मिनट के हिसाब से ग्लोमेरुलस के अंदर, वो कहलाता है जीएफआर। और जब भी इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो सबसे इजी लॉजिक मेरे पास में ये है, एफरेंट एट्रियोल, अभी आप लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे रेगुलेशन कैसे होता है इसका फिल्ट्रेशन का, तो उसमें पढ़ेंगे कि आपके पास में बेसिकली एफरेंट एट्रियोल है। एफरेंट एट्रियोल जो होता है जीएफआर कंट्रोल करता है, डीसीटीपी क्या करता है, जीएफआर कंट्रोल करता है, मतलब उससे नॉर्मल लेकर के आता है। नॉर्मल क्यों लेकर के आना है, अगर क्योंकि जीएफआर बढ़ जाता है या जीएफआर कम हो जाता है तो उससे बीपी हाई और लो हो सकता है। तो उस टॉपिक में आपको क्लियर कर दूंगी, अभी मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। सो कम अगेन दिस टॉपिक। अब क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखो, जीएफआर अब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक हेल्दी इंसान का जीएफआर का क्या पता है, एवरेज जीएफआर ऑफ अ हेल्दी पर्सन कितना होता है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ये 180 लीटर पर डे हम निकालते हैं, हम तो इतना पानी पीते भी नहीं है, फिर भी इतना सारा यूरिन कैसे बनता है। हम बात कर रहे हैं कि 180 लीटर पर डे का मतलब ये है कि इसमें से 99% जो है फिल्ट्रेट तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, बाकी का 1.75 हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। अब हम कहाँ पे थे बच्चों, हम लोग हमारा फिल्ट्रेट यहाँ था। सपोज करो कि इस फिल्ट्रेट में आपकी एनसीईआरटी में देख लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एरो बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं, है ना, कुछ यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली ये एरो बता रहा है कि चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, मतलब ट्यूब्यूल से निकल के मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रही हैं, हम किसी भी चीज को वेस्ट होने से बचा रहे हैं बेसिकली। और आपको एक और एरो दिखाई दे रहा है इस तरीके से, जो कि आपको बता रहा है हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड NH3। बुक के अंदर आई थिंक सो पोटेशियम नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा है पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, आपको पोटेशियम सिक्रीशन ही मानना है, ठीक है। तो ये तीनों हम क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियम से निकाल के किसमें फेंक देते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में फेंक देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल वेस्ट है। अब इससे हम किसमें जा रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्फ लूपोफेनले में जा रहे हैं। सबसे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, लूपोफेनले के अंदर होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे फिल्ट्रेट किसमें आता है, डिसेंडिंग लिम्फ लूपोफेनले में, वैसे फिल्ट्रेट में जितना भी वाटर होगा वो सब कुछ फ्रीली, हमने क्या बोला था, डिसेंडिंग लिम्फ लूपोफेनले का काम करता है, इट इज फ्रीली टू वाटर, फ्रीली परमिएबल टू वाटर। तो जितना भी फिल्ट्रेट में से पानी है वो सारा का सारा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बाहर निकल जाता है, वाटर यहाँ से, वाटर इस ट्यूब्यूल में से बाहर निकल जाता है, और अंदर क्या बच जाता है, फिल्ट्रेट, यूरिया, गंदी चीजें बच जाती हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। वाटर यहाँ पर आ चुका है बच्चों, जैसे ही वाटर बाहर निकलता है वैसे ही फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। जैसे कि आप अपनी बुक्स में देखिए 300 मिली पर ऑस्मोल है, ठीक है, मिली पर ऑस्मोल है,
लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे 1200 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब ये है कि फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब जैसे फिल्ट्रेट आगे को जाएगा, दैट इज वो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में जाएगा, तो लूप ऑफ हेनले में जैसे जा रहा है वैसे ही असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले क्या है, इट इज फ्रीली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे क्या निकल रहे हैं यहां से निकल रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, वाटर नहीं निकल रहा। किसी भी चीज में पानी ऐड कर दोगे तो वो चीज डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसी थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी चीज मतलब फिल्ट्रेट कैसा था, कॉन्सेंट्रेट था। अब वही फिल्ट्रेट जब इसमें जा रहा है तो वो फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं और इधर से वाटर बाहर निकलता है। अब वो फिल्ट्रेट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे किसकी बारी आएगी, डीसीटी की। डीसीटी में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे Na का, सोडियम का क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट का क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन, सेम एरो। लेकिन एक कंडीशन की बेसिस पर वो बोलती है अगर मुझे यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन मिलेगा तो ही आई विल डू सम वर्क फॉर यू। दैट इज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का मतलब है कि कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का मतलब ये है कि हार्मोन के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्प्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगेन सिक्रीशन सेम होगा, सारा का सारा वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो गया, लेकिन फिर भी अच्छा वाटर की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे एंटी डायरेक्टेड हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं वो भी करता है, जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दो हार्मोन निकलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वहां से भी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, बट एल्डोस्टेरोन ज्यादा मेजरली वर्क करेगा, ठीक है। वाटर सारा रीअब्सॉर्ब हो गया, कुछ अमाउंट में वाटर इधर चला भी जाता है और यूरिया तो बेसिकली कलेक्ट हो ही रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली ये रीअब्सॉर्प्शन है बच्चों। अब रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस मैंने आपको जो बताई है वो एक्टिवली पैसिवली कैसे भी हो सकती है। अगर एक्टिवली हो रही है मतलब एनर्जी लगेगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, GAN, गन कैसे चलती है, एक्टिवली, ठीक है। G मतलब ग्लूकोज, A मतलब अमीनो एसिड, N मतलब Na मतलब सोडियम, ठीक है। ये एक्टिवली चलेगा। पैसिवली जो कि बहुत ही आराम से हो जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो सकता है, दैट इज द वाटर एंड द यूरिया जिसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, ठीक है। दैट इज आई थिंक इट इज क्लियर बी I think it is being clear. That is, it is occur in the renal tubule and return to the tubule and return to the blood through the peritubular capillary. इस tubular capillary के थ्रू चीजें वापस क्या कर जाती है, अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेती है, peritubular capillary है ना, फिल्ट्रेट में से सारा रीअब्सॉर्ब करेगा। इसमें लिखा है क्या क्या चीजें एब्सॉर्ब कर लेती है, देखो इसमें लिखा है 99% मटेरियल एब्सॉर्ब प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। देखो जितना भी मटेरियल था वो इस लूप ऑफ हेनले से क्या कर लिया गया है, एब्सॉर्ब कर लिया गया है। बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी वाटर को, किसी भी न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड या ग्लूकोज को क्या नहीं होने दे रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे, वेस्ट नहीं होने दे रहे, ठीक है। दैट इज कि वो काम कैसे किया जाता है बच्चों, वो काम आपको कैसे किया जा सकता है, एक्टिवली या पैसिवली किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब कैसे होंगे, एक्टिवली होंगे। अच्छा पैसिवली भी लिखा है मैंने, देखो मैंने इसकी ट्रिक लिख दी है, GAN का मतलब है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम, ये एक्टिवली किए जाएंगे बच्चों रीअब्सॉर्ब, और पैसिवली क्या किया जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर किया जाएगा। और मैक्सिमम जो हमारे पास में रीअब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी में होता है, दैट इज वहां पे क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल बॉर्डर ब्रश एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन बच्चों, सिक्रीशन में मैंने क्या बताया था, सिक्रीशन क्यों करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, पीएच बढ़ जाना या फिर जो फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो लिखा है मेंटेन द आयनिक पीएच एंड फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन, लिखा है ना, इज नीडेड, जरूरी है करना ब्लड में, है ना। तो ब्लड क्या करेगा, उस चीज को बाहर फेंकेगा, क्योंकि ब्लड को अगर सही रखना है तो ब्लड बाहर फेंकेगा, किस में फेंकेगा, इस ट्यूब्यूल में फेंकेगा। तो इन केस अगर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से चीजें अगर वापस किसमें आ जाए, इस लूप ऑफ हेनले में आ जाए, तो कोई दुख नहीं होगा, बल्कि बॉडी को और चैन मिलेगा इससे, ठीक है। दैट इज, मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला, दैट इज सो बाय द डिफ्यूजन। ये प्रोसेस कैसे हो सकता है, इजीली डिफ्यूजन मेथड से हो सकता है। किस किस चीज का रिएब्जॉर्प्शन होगा, H+, K+, NH3 यानी अमोनिया का होगा बच्चों, सिक्रीट इनटू द ट्यूब्यूल, दैट्स इट। नेक्स्ट सेकंड वीडियो जो होगी उसमें आपको रेगुलेशन समझाया जाएगा कि रेगुलेशन जो होता है बेसिकली यूरिन फॉर्मेट। बेसिकली मेरा टारगेट तो ये है कि मैं आपको प्रेशर्स के बारे में पहले बताऊं, क्योंकि उससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से फिल्ट्रेट जो है वो आगे तक कैसे जा रहा है ना। सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में हम उस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोन्स के थ्रू भी क्या रेगुलेशन हो सकता है, डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, मिचुरेशंस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सेस के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।